हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शांतनु। इस वीडियो के कंटेंट ये हैं कि इसमें हम डिस्कस करेंगे समरी प्रोसीजर के बारे में, यानी ऑर्डर 37 सिविल प्रक्रिया संहिता, और समरी सूट और ऑर्डिनरी सूट में अंतर क्या होता है उसको भी जानेंगे, और साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर दिए गए रिसेंट जजमेंट को भी जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। समरी प्रोसीजर ऑर्डर 37 सीपीसी में सारा प्रोसीजर इसका बताया गया है कि क्या क्या फॉलो किया जाएगा, और इसमें जो सूट्स बेस्ड होते हैं वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जांपल बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रॉमिसरी नोट, और अगर सरल भाषा में कहें मनी रिकवरी सूट्स भी इसमें इसके अंतर्गत आते हैं, जहां प्लेंटिफ अपनी रिकवरी वसूली के लिए, कोई ऋण जो दिया रहता है उसकी वसूली के लिए या लिक्विडेटेड अमाउंट के लिए समरी प्रोसीजर में सूट फाइल कर सकते हैं। समरी सूट में एजेंस यह है कि प्रतिवादी सामान्य वाद की तरह वाद के बचाव के अधिकार के रूप में हकदार नहीं है। उसे 10 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर बचाव के लिए लीव टू डिफेंड का आवेदन करना होगा। यानी समरी सूट में सूट को डिफेंड करने के लिए पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है प्रतिवादी को, डिफेंडेंट को, तब वो डिफेंड कर सकता है। अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा, ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन रहेगा इसमें, कि अगर उसको लगेगा कि डिफेंड करने लायक है तो वो अलाउ करेगी। तो समरी सूट और ऑर्डिनरी सूट में भी एक अंतर है। और अब आइए इसके उद्देश्य को भी समझ लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट ये है समरी सूट का कि प्रतिवादी द्वारा यानी डिफेंडेंट द्वारा अनुचित बाधा को रोकना है जिसके पास कोई बचाव नहीं है, और मामलों के शीघ्र निपटान में सहायता करना, यानी एक्सपीडिशियस वे में डिस्पोजल हो केसेस का हो सके। तो ये समरी सूट का ऑब्जेक्ट है। अब आइए इसके एक्सटेंट और एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पे है ये उसको भी जान लेते हैं शॉर्ट में। ऑर्डर 37 के प्रावधान यानी समरी सूट या समरी प्रोसीजर उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट, शहर के सिविल न्यायालयों और लघुवाद न्यायालयों और अन्य न्यायालयों पर लागू होते हैं। समरी सूट के तहत इन न्यायालयों में कौन कौन से सूट फाइल किए जा सकते हैं, तो वो होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी और प्रॉमिसरी नोट। और ऐसे सूट होंगे जिसमें वादी प्रतिवादी द्वारा देय ऋण या परिसमापन राशि को ब्याज के साथ या बिना ब्याज के वसूल करना चाहता है। और कब ऐसा हो सकता है कि जब वो एक लिखित अनुबंध पर रहा हो या एक अधिनियम पर, जहां एक वसूल की जाने वाली राशि एक निश्चित राशि या जुर्माने के अलावा ऋण है, या एक गारंटी पर जहां मूलधन के खिलाफ दावा एक ऋण या परिसमाप्त राशि के संबंध में है। और अब आइए ऑर्डिनरी सूट्स में और समरी सूट्स में क्या डिफरेंस है उसको भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। पॉइंट्स में बताया है मैंने, आइए देखते हैं। पहला अंतर ये है कि समरी सूट में प्रतिवादी न्यायालय की अनुमति के बिना वाद का बचाव करने का हकदार नहीं है, यानी वो डिफेंड नहीं कर सकता है सूट जब तक कि कोर्ट परमिट नहीं करेगी। जबकि सामान्य वाद में प्रतिवादी अधिकार के रूप में वाद का बचाव करने का हकदार होता है, यानी ऑर्डिनरी सूट में उसका वो राइट होता है बचाव डिफेंड करने का। दूसरा है कि विचारण न्यायालय यानी ट्रायल कोर्ट विशेष परिस्थितियों में डिक्री को अपास्त कर सकता है, यानी सेट असाइड कर सकता है समरी सूट में। जबकि एक ऑर्डिनरी सूट में डिक्री को ट्रायल कोर्ट द्वारा केवल रिव्यू में के अलावा रद्द नहीं किया जा सकता, मतलब रिव्यू करके ही उसको रद्द कर सकती है, उसके अलावा रद्द नहीं किया जा सकता है। थर्ड डिफरेंस है कि केवल साधारण प्रकार के वाद यानी सिंपल जो सूट होंगे, जैसे
जो कि प्रॉमिसरी नोट या हुंडीज या बिल ऑफ एक्सचेंज आदि समरी सूट के दायरे में आते हैं। लेकिन ऑर्डिनरी सूट में सभी प्रकार के सूट साधारण सूट के दायरे में आते हैं। तो ये मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया है इसमें। अब आइए ये जानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट में जो जजमेंट दिया है समरी सूट से रिलेटेड वो क्या दिया है। तो BL कश्यप एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस JMS स्टील एंड पावर कॉरपोरेशन केस का टाइटल था। ये एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई थी और इसको डिसाइड किया गया है ऑन 18 जनवरी 2022 बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि लीव टू डिफेंड इज द ऑर्डिनरी रूल एंड डिनायल ऑफ लीव टू डिफेंड इज एन एक्सेप्शन। यानी बचाव के लिए अनुमति देना सामान्य नियम है और बचाव के लिए अनुमति का इनकार एक अपवाद है, जो ऐसा कि ऑर्डर 37 रूल 3 में बताया गया है कि डिफेंडेंट के बारे में। और जैसा कि ऑर्डर 37 में समरी प्रोसीजर से जो कि संबंधित है और उसका जो नियम 3 है यानी रूल 3 में प्रतिवादी की उपस्थिति से संबंधित प्रक्रिया शामिल है। उक्त नियम के अनुसार यानी जो ऑर्डर 37 के रूल 3 में बताया गया है के अनुसार उपस्थिति होने वाले प्रतिवादियों को इस तरह के मुकदमे का बचाव करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। पहले तो अपीयरेंस वो आएगा 10 दिनों में हाजिर होगा और बचाव के लिए अनुमति बिना शर्त या ऐसी शर्तों पर दी जा सकती है जो कोर्ट या न्यायाधीश को न्यायपूर्ण प्रतीत हो। इसमें यह भी कहा गया है कि बचाव के लिए अनुमति से इनकार नहीं किया जाएगा जब तक कि कोर्ट संतुष्ट ना हो कि प्रतिवादी द्वारा बताए गए तथ्यों से यह संकेत नहीं मिलता है कि उसके पास बचाव के पर्याप्त मुद्दे हैं या प्रतिवादी द्वारा बचाव का इरादा तुच्छ है या कपटपूर्ण है। फैक्ट ऑफ द केस को शॉर्ट में समझ लेते हैं। इस केस में प्लेंटिफ ने समरी सूट दायर किया था ऑर्डर 37 CPC के तहत और जो प्लेंटिफ था इसमें वो एक अपने आप को बताया उसने एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग अ वाइड वैरायटी ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स का। तो इस सूट में डिफेंडेंट नंबर 1 ने निम्नलिखित तर्कों के साथ अन्य बातों सहित बचाव की अनुमति मांगी थी ट्रायल कोर्ट से। अब वो तर्क ये थे कि वादी के साथ अनुबंध यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट की कोई गोपनीयता नहीं थी डिफेंडेंट नंबर 1 की, क्योंकि जो भी खरीद का आदेश या जो भी लेन देन की गई थी वादी और प्रतिवादी के बीच में वो प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा यानी डिफेंडेंट नंबर 2 ने डिमांड किया होगा और सप्लाई होने पे जो भी रिसीविंग या जो दिया होगा वो डिफेंडेंट नंबर 2 ने दिया है, ऐसा डिफेंडेंट नंबर 1 का मानना था। यह कहते हुए उसने अनुमति मांगी कोर्ट से और डिफेंडेंट नंबर 2 ने भी बचाव के लिए अनुमति की मांग करते हुए ऐसा ही एक आवेदन ट्रायल कोर्ट के समक्ष दायर किया। अब ट्रायल कोर्ट ने क्या किया इसमें कि लीव टू डिफेंड जो डिफेंडेंट्स ने दायर किया था उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, उनको डिफेंड करने नहीं दिया और अनुमति से इनकार कर दिया। ऐसे ये मामला हाई कोर्ट के समक्ष गया अपील में। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी, यानी जो ट्रायल कोर्ट ने जो अनुमति नहीं दी थी, अनुमति देने से इनकार कर दिया था, उसी को अपहेल्ड कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी। इस प्रकार से मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तब ये आया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें
जो इश्यूज बनाए वो ये हैं, मेन इश्यूज जो बनाए और डिसाइड किए हैं। क्या वादी विचाराधीन दावे के लिए सीपीसी के आदेश 37 के तहत समरी सूट बनाए रखने का हकदार था? यानी पहला जो इशू है कि वेदर द प्लेंटिफ वाज इंटाइटल्ड टू मेंटेन अ समरी सूट अंडर ऑर्डर 37 सीपीसी फॉर द क्लेम इन क्वेश्चन। तो रिगार्डिंग द फर्स्ट इशू, मतलब इस इशू को डिसाइड करते हुए पीठ ने कहा कि वादी के अनुसार मामला लिखित अनुबंध पर आधारित है, यानी रिटन कॉन्ट्रैक्ट पर है, जो अपीलकर्ता द्वारा निर्देश और प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से जारी लिखित खरीद आदेश से उत्पन्न होता है, और वादी ने खरीद आदेशों के तहत ऐसी आपूर्ति के लिए चालान पेश किया था, यानी जो रिसिप्ट रही होगी या जो ऑर्डर के बिल्स रहे होंगे वो पेश किया होगा। इसलिए सीपीसी के आदेश 37 के संदर्भ में समरी सूट की स्थिरता के खिलाफ दलील को खारिज कर दिया गया था, यानी और प्लेंटिफ के फेवर में, यानी कि समरी सूट मेंटेनेबल है ये माना। उसमें कोई दो राय नहीं कि समरी सूट नहीं हो सकता है। सेकंड इशू उसमें जो रेस डिसाइड किया गया या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष में रखा गया, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, वो ये था कि वेदर द अपीलांट डिफेंड नंबर 2 हैज़ राइटली बीन डिक्लाइंड द लीव टू डिफेंड, यानी डिफेंडेंट नंबर क्या अपीलकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 को बचाव की अनुमति देने से उचित ही मना कर दिया गया है। अब यहाँ डिफेंडेंट नंबर 1 की बात नहीं हो रही है, यहाँ डिफेंडेंट नंबर 2 की बात हो रही है, क्योंकि डिफेंडेंट नंबर 2 क्या था यहाँ पे, वो एजेंट के तौर पे था। डिफेंडेंट नंबर 1 के यहाँ वो एम्प्लॉय रहा था, तो उसने ये अपील की कि मुझे डिफेंड करने का मौका नहीं दिया गया। हालांकि डिफेंडेंट नंबर 1 ने भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष में लीव टू डिफेंड के लिए दिया था एप्लीकेशन, लेकिन डिफेंडेंट नंबर 2 ने अलग तथ्यों को थोड़ा रखते हुए कि मैं वहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, तो उसने अनुमति मांगी थी। तो अब डिफेंडेंट नंबर 2 के इस इशू को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह माना, ग्रांट ऑफ लीव टू डिफेंड with or without conditions is the ordinary rule and denial of leave to defend is an exception। बचाव के लिए अनुमति देना शर्त के साथ या बिना शर्त के सामान्य नियम है, और बचाव के लिए अनुमति से इनकार एक अपवाद है। और रेफ़र किया कि जजमेंट्स को, और वो जजमेंट्स हैं मेशलेक इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स वर्सेस बेसिक इक्विपमेंट कॉरपोरेशन और IDBI ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस अपटाउन लिमिटेड। इन दोनों जजमेंट्स को रेफर किया कि इन दोनों जजमेंट्स में ये माना गया था, ऑब्जर्व किया गया था इस कोर्ट के द्वारा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब ये कंक्लूड किया, सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, कि अभिकर्ता प्रतिवादी ने विशेष रूप से अपने दायित्व से संबंधित विचारणीय मुद्दों को उठाया, और इस प्रकार अपीलकर्ता के बचाव को पूरी तरह से तुच्छ या कपटपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, और अपील की अनुमति देते हुए कोर्ट ने अपीलकर्ता प्रतिवादी को बचाव की अनुमति दे दी। तो ये कंक्लूजन आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इस केस में, और हाई कोर्ट के और ट्रायल कोर्ट के उस ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया और अपील को अलाउ कर दिया। होप सो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी PDF, इस केस लॉ की PDF लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हुई है, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि सारी बातों को मैं इस छोटी सी वीडियो में नहीं बता सकता था, फैक्ट्स को, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी।